हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक हमने ये स्टडी कर लिया था अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। साथ ही साथ हमने क्या देखे थे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे भी। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है, कोई रिएक्शन दे दी जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी और टोटल रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर किया जाता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने टाइप्स ऑफ रेट भी देखे भी। रेट भी फर्दर 3 कैटेगरीज में क्या है डिवाइडेड है और उन्हें हमने स्टडी किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे भी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस वीडियो उस टॉपिक पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो जैसे कि मैंने आपको बोला कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपको स्क्रीन जो यहाँ पर आपके बोर्ड पर है फैक्टर्स दिख रहे होंगे। मैंने क्या किया है, एक बार आपको सारे फैक्टर्स सम अप कर दिए हैं। इसमें से जो 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और उन्हें हम इन डिटेल भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहला फैक्टर जो किसी भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है वो होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, रेट जो रिएक्शन का रेट होता है उसे अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है, रेट की अगर डेफिनेशन में आपसे फिर से पूछूं तो वो क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और जब मैंने मॉडिफाइड डेफिनेशन बोली थी तो मैंने क्या कहा था, भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट टाइम। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जब चेंज होता है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है। और अगर हम उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर देखते हैं तो उसका नेचर क्या करता है, उसी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड क्या आता है फैक्टर, सेकंड आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वैसे बेसिकली जो रिएक्टेंट की नेचर पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रोडक्ट वाले पे इतना नहीं किया जाता, लेकिन हम दोनों को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेकंड जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। थर्ड आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जो सेकंड और थर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। किसके अराउंड, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के अराउंड। और फोर्थ फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो आता है कैटलिस्ट। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ फैक्टर्स देखिए। फिफ्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ सनलाइट या फिर यूवी रेडिएशन। सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण जो हमारी रिएक्शन है उसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम वो भी स्टडी करेंगे। फिर आता है पीएच ऑफ मीडियम। मीडियम यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी की जो पीएच डिटर्मिनेशन होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और लास्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर पोलर स्पीशीज। जो पोलर स्पीशीज हैं उनके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, 1 बाय 1 इन सबको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अंदर भी फर्दर 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप क्या करोगे, इस सबको नोट करोगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला इसके अंदर भी फर्दर क्या है, 3 फैक्टर्स आते हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। सबसे पहला आता है फिजिकल स्टेट। सबसे पहला फैक्टर जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेगा, दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। मैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को RNP लिख रही हूं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मानते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं भी सॉलिड के केस में, गैसेस के केस में और मैं कहूं लिक्विड के केस में, किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, सोचो, खुद सोचो, रेट ऑफ रिएक्शन किस केस में ज्यादा होगी। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा से गैसियस फेज में ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, मान लो अगर मैं ये गैस का एक सिलेंडर टाइप बनाती हूँ तो यहाँ पार्टिकल्स क्या है, ऐसे प्रेजेंट है, दूर दूर है ना, मानते हो। और यहीं पर अगर मैं बोलती हूँ भी लिक्विड का मैं यहाँ पर बनाती हूँ तो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा पास है
पर प्रॉपरली पास नहीं है। और यदि अगर मैं सॉलिड का बना देती हूँ तो आपको पता है वो टाइटली पैक्ड है। तो आपको क्या देखने को मिलता है भी गैसेस के केस में, देखो मैं अगर नॉर्मल बात करूं भी, ये जो चैप्टर है ये किस रिएक्शन से डील करता है? मॉडरेट रिएक्शन से। एक होती है फास्ट, एक होती है स्लो, एक होती है मॉडरेट। मॉडरेट रिएक्शन में मॉलिक्यूलर मतलब रिएक्शंस की स्टडी करते हैं ना। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था बॉन्ड फॉर्मिंग होती है और बॉन्ड ब्रेकेज होती है। पहले बॉन्ड टूटेगा और फिर क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। तो इनमें से आप खुद सोच के बताओ, जब ये टाइटली हेल्ड है तो ये तो एक अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते। अगर ये हिलेंगे ही नहीं तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा और बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा? ठीक है। अब गैसेस के केस में क्या है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनके ये बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो ये इजीली मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से क्या है, ये कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा है क्योंकि इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक है ना। इनका इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है बहुत ही ज़्यादा है, देखो है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ भी बहुत ज़्यादा जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो जितनी तेज़ी से एक दूसरे से भिड़ेंगे स्टूडेंट्स, आप खुद सोचो ये बॉन्ड जल्दी तोड़ेंगे, बॉन्ड ब्रेकेज जल्दी होगी तो बॉन्ड फॉर्मिंग भी क्या होगी? जल्दी होगी, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है सबसे ज़्यादा गैसेस के अंदर देखा जाता है, उसके बाद लिक्विड के अंदर देखा जाता है और लास्ट में सॉलिड में। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स ब्रेक होना, उनके बॉन्ड का मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है। यदि अगर मैं लिक्विड में कहूँ आपको कि मैम गैसेस और लिक्विड में तो सेम बात भी तो हो सकती है ना, लिक्विड में भी तो वो फ्री टू मूव है, काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है जो उन्हें होल्ड करके रखती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मिनिमम है, इसीलिए वो फ्री टू मूव है, वो जब मर्जी जहाँ मर्जी जा सकते हैं और उनकी वेलोसिटी इसी वजह से ज़्यादा होती है और इनकी इतनी नहीं हो पाती क्योंकि इन पर दो तरह की फोर्सेज एक्ट कर जाती है। ठीक है। तो और इधर कौन सी फोर्स डोमिनेट कर जाती है, कौन सी फोर्स नहीं करती डोमिनेट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट बिल्कुल भी नहीं करती। ठीक है। तो इस वजह से आप लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे मैं ROR भी लिखूंगी आगे जाकर। अब मैं बार बार रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगी, सीधा ROR लिख दूंगी। ये किस केस में ज़्यादा होती है? ये गैस के केस में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड के केस में होती है और फिर किसके केस में होती है? सॉलिड के केस में होती है। ठीक है। अब एक और चीज़ आपसे पूछती हूँ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस फेजेस में किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा? देखो हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर के अंदर फिजिकल स्टेट में हम सारी ले रहे हैं। आप सबने देखा होगा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर के NCERT में आपने पढ़ा होगा, जब हम स्टार्ट करते हैं नेचर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो हम सारा कुछ देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना। तो मैं कहती हूँ होमोजीनियस फेज कौन सा होता है? होमोजीनियस फेज वो होता है जिसमें सेम फेज जो सेम होता है थ्रू आउट, हेट्रोजीनियस जो डिफरेंट फेज होता है। तो सेम फेज होगा तो इजीली बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड फॉर्मिंग होगी। डिफरेंट फेज में किसी की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, किसी की मतलब मैं कहूँ बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, किसी की कम है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी उधर। लेकिन होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता, होमोजीनियस सेम फेज है, इसीलिए होमोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन जो है एज कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस ज़्यादा होता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फॉर्मिंग कैपेसिटी भी सबसे पहले अगर मैं कहूँ भी गैसेस में जो बनेगा वो स्टेबल होगा क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। ठीक है। ऐसे ही होमोजीनियस के केस में क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, होमोजीनियस फेज लिख लेना, एज कंपेयर टू हेट्रोजीनियस। ठीक है। ये कंसेप्ट होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। अब एक पता क्या वर्ड बहुत देखने को मिलता है आपको ना, पेपर में ऑप्शन आ जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर इन। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा है? सबसे पहला ऑप्शन आएगा सॉलिड स्टेट, सेकेंड ऑप्शन आपका आएगा गैसियस, थर्ड आपका ऑप्शन आएगा होमोजीनियस और फोर्थ आएगा होमोजीनियस गैसियस स्टेट। सोचो, पहला ऑप्शन तो सॉलिड स्टेट था, वो तो कट ही जाएगा क्योंकि सॉलिड में तो सबसे मिनिमम होती है रेट ऑफ रिएक्शन, मानते हो। उसके बाद ऑप्शन आता है गैसियस, गैसियस में भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड, और होमोजीनियस है थर्ड ऑप्शन। तो होमोजीनियस तो हेट्रोजीनियस से आ गया, लेकिन डी ऑप्शन क्या है, होमोजीनियस गैसियस स्टेट, मतलब ऐसा गैसियस स्टेट जिसके अंदर क्या है, सेम फेज है थ्रू आउट, वो होगा होमोजीनियस गैसियस स्टेट। तो उसमें तो बहुत ही मैक्सिमम होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उस केस में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपने ये ऑर्डर और ये ऑर्डर जो है उसको अच्छे से याद करके रखना है। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा फर्स्ट फैक्टर जो कि हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या किया, कवर किया।
ठीक है। अब जो सेकंड आता है ना वो आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का कुछ खास वैसे लिखने लायक नहीं है, लेकिन हाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आप बहुत इजीली समझ पाओगे। डिस्प्रिन की गोली पता है ना आपको, डिस्प्रिन की गोली मतलब कई लोग यूज़ करते होंगे तो उनको पता है। तो अगर मैं आपको कहूँ, डिस्प्रिन भी छोड़ो, नॉर्मल गोली की बात कर रही हूँ। डिस्प्रिन मैंने क्यों लिया, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं। पानी में घोलेंगे, एक तरीका है उसको तोड़ के पानी में घोल रहे हो आप, ठीक है। दो तरीके हैं, एक तो आपने डायरेक्टली गोली को पानी में घोल दिया, दूसरा आपने तोड़ के घोल दिया। सबसे जल्दी फास्ट किस में घुलेगा, सोचो। मैं तब तक रेस करती हूँ, दिमाग लगाओ। भी मैंने डिस्प्रिन की गोली ली और मैंने उसे पानी के अंदर घोलना है, तो एक तो मैंने क्या किया, दो गोलियां ली, एक तो मैंने सीधा डायरेक्टली उसमें डाल दी पानी में और मिक्स करना शुरू कर दिया, और दूसरा तरीका क्या है, मैंने उसको तोड़ के घोल दिया। किसके अंदर फास्ट होगा, फास्ट होगा तोड़ के घोलने में। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैं चौक की हेल्प से समझाती हूँ, फिर गोली पे आएंगे। देखो चौक की बात कर रही हूँ मैं, इस चौक की बात करती हूँ। यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा चौक है, ये पूरा का पूरा चौक मैं कहती हूँ मैंने इसको पानी में डिसॉल्व करना है। इस पूरे के पूरे चौक को मैं पानी में रख दूंगी, बहुत टाइम लेगा ना, क्योंकि है तो एक सॉलिड मटेरियल। जब इसे मैं लिक्विड में डालूंगी ये घुलेगा, मिक्स होगा। एक तरीका क्या है, मैंने इसके ना छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ऐसे देखो मैंने इसको क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मैं इसे पानी में घोलूंगी। जब मैं पहले से पानी में घोलने लगी थी तो क्या था स्टूडेंट्स, ये चौक जो था ना साइडों से अभी मतलब मिलना शुरू होगा, इधर से मिलना शुरू होगा, इधर से हल्का हल्का पानी में मिक्स होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इधर इधर और बीच में से ऐसे होगा। इस केस में क्या है, 3 पार्टिकल्स के केस में पहले पार्टिकल में भी साइड से इधर से बीच में से, सेकंड में भी साइड से इधर से बीच में से, थर्ड में भी साइड से इधर से बीच में से। यानी कि यहाँ का जो सरफेस एरिया और यहाँ का सरफेस एरिया बट गया। यहाँ वो एक ही जगह पर मिक्स हो रहा था, यहाँ पर वो 3 बार वो मिक्स हो रहा है, तो यहाँ जल्दी होगा क्योंकि हमने और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा मिक्स नहीं होगा, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। आप करके देख लेना घर पे, अब करके देख लेना। इसको रख देना पूरे के पूरे चौक को और तीनों पार्टिकल्स को ऐसे रख देना। देखना सबसे पहले कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इसको हमने और छोटा कर दिया तो वो उतना ही डिवाइड हो गया काम। मतलब इधर भी हो गया, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, अलग अलग जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक पे बहुत टाइम लग जाएगा। सिमिलरली डिस्प्रिन की गोली में क्या था, अगर मैं उसे छोटे छोटे मतलब उस पर तोड़ देती हूँ और तब मैं उसको मिक्स करती हूँ, ठीक है, तो जो जल्दी घुलेगा वो है उसके छोटे उसे तोड़ने के बाद, एज कम्पेयर टू कि पूरी की पूरी गोली मैंने उसके अंदर घोल दी। तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट हुई, जब मैंने उसे पार्टिकल्स को तोड़ दिया, ठीक है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सरफेस एरिया पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो आप लिख सकते हो सेकेंड जो फैक्टर है अंडर नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो है सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया के अंदर मैंने आपको क्या बोला, फिर रेट ऑफ रिएक्शन सीधा ROR लिख रही हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया होता है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा था, है ना। अब स्टूडेंट्स देखो मैं आपको बताती हूँ थर्ड क्या आता है। थर्ड इसी के अंडर मैंने बोला 3 फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स में से तीसरा फैक्टर आता है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड था सरफेस एरिया, थर्ड है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो फटाफट से पहले आप सरफेस एरिया वाला लिख लीजिए। अब केमिकल नेचर में हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो केमिकल नेचर के अंदर हम क्या देखते हैं बेसिकली, आप मुझे एक बात बताओ, आपने स्टेबल और अनस्टेबल वर्ड सुना होगा +1 में ऑर्गेनिक में भी। कोई जो एलिमेंट है, मतलब मैं कोई कंपाउंड कहूँ स्टेबल है और कोई अनस्टेबल है, तो अगर मैं कहूँ अगर कोई रिएक्टेंट स्टेबल है तो क्या वो आगे रिएक्ट करके रिएक्शन करेगा, उसको क्या ज़रूरत है रिएक्शन करने की, क्योंकि वो स्टेबल है। अगर कोई रिएक्टेंट स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, तभी वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, नहीं तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से बैठा है स्टेबल प्रोडक्ट बन के। मानते हो ना। तो अगर मैं कहूँ भी कोई भी रिएक्टेंट अनस्टेबिलिटी में है तो रिएक्शन अकर करेगी, और अगर स्टेबिलिटी में है तो वो रिएक्शन अकर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है भी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। कैसे, देखो मैंने क्या बोला, अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। समझ पा रहे हो। इसका मतलब क्या है, देखो अगर वो रेट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के इन्वर्सली है तो वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। इसको भी मैं रिएक्टेंट की हेल्प से समझाऊंगी। अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है,
अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो ही रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, है ना। और अनस्टेबल के टाइम पर ही रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होती है, तो इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। आपको स्टूडेंट्स जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको डिस्प्रिन का एग्जांपल लिया, चौक का एग्जांपल लिया, सरफेस एरिया में आपने साइड पे करना होता है, एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर चाहे अपनी जो खुद की लैंग्वेज है, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपको कंफर्टेबल है मैसेज लैंग्वेज, उसमें लिखो जो एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, ताकि जब आप उसे रीड करो आपको याद आ जाए, वरना आप भूल जाओगे कौन सा एग्जाम्पल था, है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप लिखोगे तो आप साइड में लिख लेना भी, अगर कोई रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो ही वो प्रोडक्ट बनाएगा, साथ ही साथ अगर वो अनस्टेबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। और अगर वो स्टेबल है तो ना तो प्रोडक्ट बनेगा और ना ही रेट ऑफ रिएक्शन होगी। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो यहीं पर फिनिश होता है। लेकिन एक केमिकल नेचर का एक क्वेश्चन जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं, ये है, आपसे बोला गया है CH3COOH और HCOOH की स्ट्रेंथ कंपेयर कीजिए। इन दोनों की स्ट्रेंथ मुझे कंपेयर करके बताइए क्या होगा। सोचो, अब ये क्या स्टूडेंट्स, ये जो है बेसिकली ये +1 की जो बेस था ऑर्गेनिक का, प्लस आई इफेक्ट और उन चीज़ों पे बेस्ड है। तो टेंशन मतलब मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देती हूँ, इनमें COOH और COH तो कॉमन है ना। क्या चीज़ डिफरेंट है, CH3 और H। CH3 जो होता है स्टूडेंट्स, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। क्या इफेक्ट होता है इसका, प्लस आई इफेक्ट होता है। और जो H होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, आई इफेक्ट 0 होता है उसका, ठीक है। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। अब क्या है स्टूडेंट्स, देखो अगर मैं आपको बोलती हूं भी इसका प्लस आई इफेक्ट है, जब हम इसे तोड़ते हैं, देखो ये रिएक्टेंट है हमारा, स्ट्रेंथ बतानी है तो मैं क्या करूंगी, इसको प्रोडक्ट में तोड़ूंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, CH3COH को जब मैं तोड़ती हूँ ना स्टूडेंट्स, तो ये किस में टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। समझ पा रहे हो, ये इसमें टूटेगा। CH3COH किस में टूटेगा, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में। मैंने आपको बोला CH3 का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई। तो यहाँ देखो CH3 का होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। भी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज देगा, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, तो ये नेगेटिव चार्ज इसी पे देगा ना, अपने वाले पे देगा, CO पे भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव देगा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप सोच सकते हो ना कितनी डिक्रीज हो जाएगी, कितना नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब यहाँ देखो HCOOH, इसको अगर मैं फर्दर तोड़ती हूँ तो ये किस में टूटेगा, COO नेगेटिव और सॉरी ये टूटेगा, एक सेकेंड, हाँ ये टूटेगा HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटेगा। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर H का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, H का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके कारण अब कई बच्चे कहेंगे भी मैम यहाँ पर O नेगेटिव आपने लिखा है, एक ही H, ये वाला H मैंने निकाला है, ये H पॉजिटिव निकला है, इधर भी ये वाला H एज H पॉजिटिव निकला है और ये नेगेटिव आयन रह गया है, इधर भी ये नेगेटिव रह गया आगे वाला और ये H पॉजिटिव निकला है। तो अब देखो ये HCO नेगेटिव पर इस H का कोई इफेक्ट नहीं है, 0 इफेक्ट है। तो CO नेगेटिव है, सिर्फ थोड़ा सा नेगेटिव, और यहाँ कितना है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो इधर आपको जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही है, उधर क्या, उधर तो स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, लेकिन इधर स्ट्रेंथ क्या है, जैसी थी वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव था, कोई नया तो चीज़ नहीं आई ना, उस पर नेगेटिव पर और नेगेटिव आ गया। तो आपसे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जब आपसे पूछेंगे भी इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, तो आप इजीली बता सकते हो भी इस पे प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण इसमें नेगेटिव जो चार्ज है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इस कारण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड फैक्टर। सो स्टूडेंट्स, इसका रेट क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, और उसका रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं अकर करेगी, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेंगे इन दोनों में से किसकी ज़्यादा है, तो आप बता सकते हो HCOH की जो पॉसिबिलिटी है रेट ऑफ रिएक्शन की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CH3COH ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑन CH3, ठीक है। CH3 पे प्लस आई इफेक्ट के कारण इसका रेट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट सेकेंड फैक्टर लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो आपको पता है कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन जो होता है, सॉरी इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है भी, कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। मानते हो, इतनी चीज क्लियर है। एक और चीज स्टूडेंट्स, इस जो फैक्टर के अंदर है ना, हम दो टर्म समझेंगे। एक तो कंसंट्रेशन को, एक प्रेशर को। मैंने आपको बताया था भी अगर गैसियस फेज आ जाता है तो हम प्रेशर कंसीडर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, तो उन दोनों को लेके चलेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला, अभी कंसंट्रेशन का आपको क्या पता है, फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है भी, कंसंट्रेशन वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब जो पेपर में आपसे क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन आपको लिखवाती हूँ, मुझे बताना सोचकर। इफ कंसंट्रेशन इज डबल, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है, इंक्रीजेस 2 टाइम्स, ठीक है, देन फॉर सेम रिएक्शन व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ वॉल्यूम इज हाफ। सोचो, क्वेश्चन नोट कर लो और सोचो। हाँ जी, देखो मैंने बोला अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, आप इधर देखो, कंसंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी कंसंट्रेशन कम होगी। मानते हो? तो देखो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन डबल होगा, इधर देखो कंसंट्रेशन डबल हुआ मतलब वॉल्यूम हाफ हुआ। समझ रहे हो ना, जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये कम होगा। तो अगर ये डबल होगा तो ये हाफ कम हो जाएगा। आगे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ना रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो उसने बोला अगर कंसंट्रेशन डबल है तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, वो कहता है अब सेम रिएक्शन के लिए वो कहता है अगर वॉल्यूम को हाफ कर दे, वॉल्यूम को हाफ कर दे तो कंसंट्रेशन कितना बढ़ जाएगा? सोचो, कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। मैंने बोला जितना ये कम होगा उतना ये ज्यादा हो जाएगा। ये हाफ कम होगा तो ये डबल हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो अगर ये डबल हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन डबल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। समझ पा रहे हो कैसे? देखो, अगर मैं एक और चीज आपको बोलती हूँ, मैं ये हाफ हो गया, देखो वॉल्यूम हाफ होने का मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स, आप एन ही ले लेते हैं। वॉल्यूम की जगह मैंने हाफ लिख दिया, ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ भी, कंसंट्रेशन क्या हो गया? ट्वाइस हो गया, मतलब डबल हो गया। समझ रहे हो ना? अगर वॉल्यूम यहाँ मैं कहूँ डबल हो गया, वॉल्यूम में कहती हूँ भी डबल हो गया, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम की जगह पर मैंने 2 लिख दिया, तो कंसंट्रेशन हाफ हो गया। अब क्वेश्चन में वो कहता है भी अगर कंसंट्रेशन को डबल करते हो, कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। उल्टा कर दो इसे, इसका मतलब यही है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन में कहता है भी अगर वॉल्यूम हाफ हो जाता है, वॉल्यूम हमारा हाफ हो जाता है तो कंसंट्रेशन डबल होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। समझ पा रहे हो? तो बस एक सिंपल सा रिलेशन याद रखना है भी कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप केस लेते हैं प्रेशर का। कंसंट्रेशन का सिर्फ हमें इतनी सी ही जरूरत थी, ज्यादा इसकी हमें जरूरत नहीं थी, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आपने वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट से लिखेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पेपर में देखने को मिलेंगे, बहुत ही सारे। अब आगे देखते हैं प्रेशर और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है। मान लो वो कहते हैं कंसंट्रेशन डबल कर दो तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आप सबको याद होगा प्रेशर के लिए हम एक इक्वेशन लगाते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। अब अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ इसके नीचे ले जाती हूँ तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू NVRT, N/V/RT, और N/V अभी बताया कंसंट्रेशन होती है, तो P इज इक्वल्स टू CRT हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है।
अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो उससे पहले बोल दूं, अगर कंसंट्रेशन डबल होगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन वॉल्यूम के साथ ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब वो आपको बुद्धू बनाने के लिए बहुत अच्छे काम करेगा। वो क्या करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम को भी कंपेयर कर सकता है। आपको पता है कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा वॉल्यूम के। अब क्वेश्चन देखिए, वो कहता है अगर कंसंट्रेशन डबल थी, एक रिएक्शन थी जिसमें कंसंट्रेशन डबल थी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अगर प्रेशर को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज होगा, सोचो। क्वेश्चन आपको उसने दिया है भी कंसंट्रेशन जो थी वो डबल थी, जब रिएक्शन हुई उस टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम बढ़ गया। तो आप बताओ अगर प्रेशर को डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा। कंसंट्रेशन और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर देखो जब कंसंट्रेशन डबल थी तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम था, ठीक है। तो अगर प्रेशर को डबल कर दोगे, मतलब कंसंट्रेशन जब डबल थी तो इतना था, तो प्रेशर भी तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो प्रेशर को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पेपर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो भी प्रेशर एंड कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर व्हाइल कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक और पॉइंट आप लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करके लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन concentration of reaction is directly dependent upon concentration of reaction which gradually decreases at each step, जो क्या होती है हर स्टेप पे डिक्रीज होती है with respect to time। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, कई रिएक्शन क्या होती हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, भी रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाए, लेकिन कई रिएक्शन ऐसी होती है जो सिंगल स्टेप नहीं होती। पहले क्या होता है, टाइम 0 पर एक मतलब इनिशियली है, फिर कुछ टाइम पर, फिर कुछ टाइम पर, मतलब उसको बहुत टाइम लगता है रिएक्शन को अकर होने में, डिफरेंट स्टेप्स पर होती है। तो उन डिफरेंट स्टेप्स पर डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी, है ना। अभी हमने जितने भी केसेस देखे उसमें क्या था, अभी एक इनिशियल कंसंट्रेशन, एक फाइनल कंसंट्रेशन है, लेकिन कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें एक कंसंट्रेशन नहीं होती, जिसमें डिफरेंट टाइम इंटरवल पर अलग अलग कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। तो उस केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला भी उसमें डिफरेंट स्टेप्स में होती है और हर स्टेप पे डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ऑर्डर होता है भी कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, मतलब जैसे मैं कहूँ फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, जो आगे आपको इन डिटेल बताऊंगी भी ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। लेकिन मैंने आपको बोला भी डिफरेंट स्टेप्स पर डिफरेंट कंसंट्रेशन होंगी, तो अब हमें रेट अगर कैलकुलेट करना हम कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ना इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो लिख देना। मैंने आपको बोला था रेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन विच ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखवाया था ना। जो रेट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पर, और मैं कह रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन बदलेगी, तो हर एक स्टेप का ऑर्डर होता है, हर एक स्टेप का ऑर्डर होता है। मान लो आपको मैं कहूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालो, तो आप सीधा वो फॉर्मूला लगाओगे और आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल दोगे। सेकंड ऑर्डर के लिए कहूँगी तो सेकंड ऑर्डर के लिए, वो उस रिएक्शन के स्टेप्स हैं। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन के ऊपर पावर ऑर्डर है। ये क्या होता है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, मैंने बोला R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, CON, मतलब कंसंट्रेशन को मैं से CONC लिख रही हूँ, पूरा भी लिख सकते हो कि पावर ऑर्डर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम इक्वल टू K लगाते हैं, K कांस्टेंट होता है, ठीक है, K इंटू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ये होता है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। पेपर में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो आपने बताना है रेट लॉ एक्सप्रेशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन is directly dependent upon concentration which gradually decreases with respect to time, ठीक है। और आपने इसको ऐसे करके दिखाना है, रेट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, फिर डायरेक्टली वाले साइन को के से रिप्लेस कर देना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ भी बोलते हैं अदर वर्ड्स में, ठीक है। जो हमारा स्टूडेंट्स के होता है, के होता है हमारा रिएक्शन कांस्टेंट।
के हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट या फिर रिएक्शन कांस्टेंट कह सकते हो। फटाफट से आपने क्या करना है, जो मैंने पहले इस चीज़ को नोट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, रेट लॉ जो डेफिनेशन लिखवाई थी अभी आपको मैंने इसकी, रेट लॉ एक्सप्रेशन की, वो लिखकर और इसको नोट डाउन करोगे। सो स्टूडेंट्स, अब आपसे ना जो अभी मैंने के जो कांस्टेंट की बात करी, रेट कांस्टेंट, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बोर्ड के एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो आती है डेफिनेशन बताओ, भी रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन करो और उसकी यूनिट्स डिराइव करो। तो रेट कांस्टेंट जो कि के है, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, R इज इक्वल्स टू के इंटू कंसेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। ठीक है, मैं पूछ रही हूँ इस के की डेफिनेशन क्या है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जितनी भी कंसेंट्रेशन है ना, मतलब उसको 1 पुट कर दो। अब कंसेंट्रेशन को अगर 1 पुट करोगे, मतलब ऐसा रेट जब आपकी कंसेंट्रेशन किसी भी स्पीशीज के लिए यूनिटी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो वो बताता है हमारे रेट कांस्टेंट को, वो रेट कांस्टेंट को डिफाइन करता है। तो अगर मैं कंसेंट्रेशन को 1 पुट कर देती हूँ, मेरा क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू के इंटू 1 की पावर ऑर्डर। एक बात बताओ, 1 की पावर 2 कर दूँ या 1 की पावर 100 कर दूँ या 1 की पावर 5 कर दूँ, वो 1 ही रहेगा ना जब सॉल्व करोगे। 1 की पावर कुछ भी कर दो वो 1 ही रहता है, तो 1 की पावर ऑर्डर भी कर दूंगी तो वो 1 ही रहेगा। मतलब R जो है वो किसके इक्वल हो गया, के। मतलब जो रेट है हमारा किसके इक्वल हो गया, रेट कांस्टेंट के। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा रेट जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, यूनिटी हो जाती है, उस रेट को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हम लिखेंगे रेट एट विच concentration of each species is unity। मतलब ऐसा रेट, देखो इस रेट पे जब मैं कह सकती हूँ रेट कांस्टेंट की वो इक्वल हो गया, ऐसा रेट जब कंसंट्रेशन यूनिटी यानी कि 1 रखी जाती है, उस रेट को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्लियर है। अब अगर मैं कहूँ इस के की यूनिट निकालो, तो एक नॉर्मल सी तरीका मुझे बताओ, हम ना एक इसको लिख लिया आपने, इसको इरेज कर दूँ, मतलब ये फॉर्मूला लिखे रहने देते हैं, होपफुली डेफिनेशन आपने लिखी होगी। अब इधर देखो, हम ना ऑर्डर को एज एन डिनोट करेंगे, छोटा एन, स्मॉल एन से ऑर्डर को डिनोट करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, R इज इक्वल्स टू के इंटू कंसेंट्रेशन की पावर n। ठीक है, अब यूनिट अगर मुझे निकालना है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ, वहाँ गिला है ना, R इज इक्वल्स टू के इंटू कंसेंट्रेशन की पावर n। मैंने ऑर्डर को n से लिख दिया, ठीक है, छोटे n से। अब मैं यूनिट निकालूंगी, यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन की पावर n। एक बात बताओ, रेट अभी में हम प्रीवियस मतलब लेक्चर्स में रेट देख रहे थे, रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर टाइम होता है, यहाँ पर हम मिनट लेके चलते हैं, ठीक है, पर मिनट हो जाएगा। टाइम मैंने आपको बोला था सेकंड और मिनट आवर्स, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे तो पर मिनट कंसीडर करते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, तो उसका भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर n। मानते हो, ठीक है। अब मैं इसको और किस तरह से लिख सकती हूँ, एक छोटा सा तरीका देखिए, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ये तो डिवाइड में ही है मिनट, ये तो मिनट डिवाइड में ही है ना, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है n। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n। मानते हो ना, मान लो यहाँ पर अगर आपको 1 है, नीचे 2 लिखा है, तो आप ऊपर लेके जाओगे तो -1 हो जाता है ना, जो नीचे वाला है अगर उसको डिवाइड, अगर डिवाइड में कुछ भी है तो उसको सब्सट्रैक्ट करना है, इतना तो पता है ना, अगर डिवाइड में होता है कुछ भी जिसकी पावर है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो जैसे ये n है तो ये ऊपर जाकर 1 माइनस n हो जाएगा। कैसे, देखो अगर अंदर वाले सेम है तो ही होता है। मान लो मैं देती हूँ 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, ये है। अब यहाँ 2 कॉमन है ना, मतलब जो हमारा जो बीच वाला है वो तो सेम है, तो अगर डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 5, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर -1, यानी कि इसको हम और क्या कह सकते हैं, 1/2 भी कह सकते हैं। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस n हो जाएगा। ये डिवाइड में माइनस होता है और मल्टीप्लाई में ऐड होता है, मल्टीप्लाई में ऐड होगा। जैसे मान लो आपको दे दूँ 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 4 प्लस 5 यानी कि 2 की पावर 9, ऐसे होता है। तो डिवाइड में माइनस और मल्टीप्लाई में प्लस, ये बेसिक मैथ्स थी, कहीं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों बता दिया। तो अब यहाँ पर माइनस होगा तो 1 माइनस n, और पर मिनट तो ऐसे का ऐसे, मतलब मिनट नीचे लिख देते हैं, ठीक है, या फिर मिनट नहीं लिखते हैं हम, सीधे इसमें टाइम ही लिख देते हैं और इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम चलेंगे ना, इस वजह से। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स
अब यूनिट के का क्या आ गया, मोल पर लीटर n 1 माइनस n टाइम इनवर्स, टाइम -1, क्योंकि ये भी ऊपर चला जाएगा तो इसको भी -1 लिखेंगे। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी के की यूनिट आ जाएगी। इसको इंपॉर्टेंटली नोट कर लो, स्टार लगा लो, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव है चाहे कोई भी है। और बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बहुत आसानी से गलती करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करने वाली हूँ, हम ना एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम क्या करेंगे, ऑर्डर की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब n की वैल्यू, जैसे एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकंड ऑर्डर। तो n की वैल्यू पुट करेंगे और उनके यूनिट निकालेंगे k के। ठीक है, मैं इसे रेस कर रही हूँ, फटाफट से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाना है, एक तरफ लिखोगे ऑर्डर और एक तरफ लिखोगे यूनिट ऑफ के। फॉर्मूला याद है आपको के का क्या था, देखो R इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर n, n होता है ऑर्डर, के का यूनिट निकालना तो के क्या होता है, R अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n। इतना क्लियर है ना। अब मैं अगर आपको बोलती हूँ बी ऑर्डर हमारा 0 है, मतलब n की वैल्यू 0 है, अगर कंसंट्रेशन की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो वो क्या होता है, 1 होता है ना। अगर मैं आपको बोलती हूँ 2 की पावर 0 है, इसका मतलब है वो 1 है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ 3 की पावर 0 है तो 1 है। सिमिलरली n की पावर 0 है, कंसंट्रेशन की पावर 0 है तो वो भी क्या है, 1 है। मतलब ये नीचे वाली चीज़ 1 हो गई, तो जो k है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। r की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर टाइम, ये होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। अब n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, k r अपॉन कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब r की क्या होती है, r की होती है मोल पर लीटर पर टाइम, और कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये तो कट हो जाएंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम इनवर्स, यानी कि टाइम -1। क्लियर है, क्योंकि ये डिवाइड में था ना तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा, मैं सीधा डायरेक्ट लिख देती हूँ, मोल पर लीटर -1 टाइम -1। और लास्ट में एक और है, n की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ -1/2, तो आपका जो आंसर आता है मोल पर लीटर की पावर 3/2 टाइम इनवर्स। आप इन सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये देखो, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है तो सब हो जाता है। लेकिन इससे हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं भी, ऑर्डर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो ऑर्डर हर कुछ हो सकता है। ऑर्डर कैन बी ए पॉजिटिव वैल्यू, ऑर्डर कैन बी ए नेगेटिव वैल्यू, ऑर्डर कैन बी ए फ्रैक्शनल वैल्यू। और साथ ही साथ ये होता है 0 ऑर्डर, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर, ये होता है सेकंड ऑर्डर। तो उनके यूनिट निकालने आ गए के अगर आपसे पूछ लिया जाए, कर लोगे। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। अब हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, यानी कि के और रेट के बीच का डिफरेंस। सो ये स्टूडेंट्स, अब आता है डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। रेट हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और रेट कांस्टेंट अभी स्टडी किया भी, ऐसा रेट जब कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाती है ना। तो पहली डेफिनेशन ही होगी इसकी बी, द चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। और रेट कांस्टेंट क्या है, रेट एट विच कंसंट्रेशन इज यूनिटी, जब वो यूनिटी है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो, पहली पॉइंट है डेफिनेशन। सेकंड है रेट चेंजेस विद टाइम। रेट जो है वो टाइम के साथ चेंज करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या होता है रेट की डेफिनेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, डेल्टा टी आता है ना नीचे, तो वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है टाइम पे, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अब आप इधर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रेट के अंदर एक एक्सेप्शन है। रेट के अंदर क्या एक्सेप्शन है भी, अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो जो हमारा रेट है ना वो k के इक्वल हो जाएगा। याद है अभी मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन करवाया था, मैंने क्या बोला था, r जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन की पावर n, k इंटू कंसंट्रेशन की पावर n।
तो अगर मैं कहूँ जीरो ऑर्डर के लिए n की पावर 0 है तो कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, मतलब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी ना। किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 माना जाएगा। कंसंट्रेशन की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, आर के इक्वल हो गया। के तो खुद ही कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट हो गया, मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो? तो ये एक इसका मतलब एक्सेप्शन हो जाएगा भी, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट भी पूछा जाता है, ये वैसे तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये एक इसका एक्सेप्शन है। और रही बात रेट कांस्टेंट की, तो वो भी डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे। वो पता है किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब लास्ट इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर टाइम, और उसकी क्या होती है? मोल लीटर पावर 1 - n टाइम इनवर्स। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सारे फैक्टर्स कवर नहीं करे, अभी हमने सिर्फ 2 ही फैक्टर्स कंसीडर करे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सबसे पहले जो फैक्टर हम कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे उसके अंदर मैं बार बार एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, ऑर्डर। हम उसको स्टडी करेंगे, मतलब सारे फैक्टर्स को हम इन डिटेल में लेकर चलेंगे। तो हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टडी किया और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को डीपली स्टडी किया। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर किसी ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।